मित्रों, नमस्कार। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं और बहुत ही आनंद आएगा। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। कुछ बुनियादी प्रश्न भारत के हैं, कुछ विदेशों के साथ उनका तालमेल बिठाया गया है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके पिता से खूब पढ़ती है। दोनों मिलकर ढेर सारी मौज मस्ती करते हैं। बच्चा प्रश्नों की लड़ी लगाता रहता है और पिता उनके उत्तर खोज खोज कर सोच सोच कर देता रहता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, परंतु वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसकी शादी ब्याह हो जाती है, नौकरी करने लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हीं पिता पुत्रों में बातचीत तक खत्म हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद उनके भी बच्चे हो जाते हैं, यानी कि बच्चा बाप बन जाता है और बाप दादा। फिर क्या होता है? फिर गजब की एक घटना घटती है। अब दादा को पोते से दोस्ती हो जाती है, जबकि बेटे से हो सकता है बातचीत बंद ही रहे। दादा पोते में अपने पुत्र को देखकर खुश होता है और कहता है कि मूल से ज़्यादा ब्याज की फिक्र होती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसी के पैरेलल में एक और प्रश्न चलता है। सास की बहू से कुछ दिनों तक खूब पटती है, ठीक वैसे ही जैसे कि पिता की अपने बच्चे से पट रही थी, लेकिन धीरे धीरे सास और बहू में वैसे ही दूरी बनने लगती है जैसे कि पिता और पुत्र में हो चुकी रहती है। सामान्यतया लोग बाग यही कहते हैं कि दूसरे के घर की लड़की आई और उसने बेटे को अपने बस में कर लिया, घर बिगाड़ डाली। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है, घर टूट जा रहा है। बहुत सारे वृद्धाश्रम बने पड़े हुए हैं। बूढ़े माता पिता को उनके बच्चे उस वृद्धाश्रम में सीट करवा दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न, वहीं जहां पर सास बहू में बातचीत नहीं होती, पर माँ बेटी में वैसे ही बातचीत होती रहती है जैसे कि पहले से होती आ रही थी। बेटे और बहू जब माता पिता की देखभाल नहीं करते तो बेटी और दामाद उनकी देखभाल अच्छे से करने लगते हैं। इस विषय पर बहुत सारी कहानियां सुनने को मिल रही हैं। फिल्में भी खूब सारी आई हैं। कहते हैं कि कलयुग आ गया है ना, इसलिए श्रवण कुमार बनना या पैदा होना बंद हो गए हैं। मित्रों, आज के 50 साल पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था हमारे देश में। आजकल न्यूक्लियर होता चला जा रहा है और यह न्यूक्लियर कहाँ रुकेगा भगवान जाने। आखिर ऐसा क्यों है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में मनोवैज्ञानिक तरीके से खोजने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान से सुने। मित्रों, ऑस्ट्रिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड, जिनका जन्म 6 मई 1856 को और मृत्यु 23 सितंबर 1939 को हुआ, ने मानव मस्तिष्क पर एक सिद्धांत बताया, एक थियरी इजाद की जिसे कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस कहते हैं। बाद में एरिक बर्न ने 3 ईगो स्टेट की बात की। यह थियरी हमें मदद करती है कि हम लोगों के साथ बातचीत के दौरान किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं प्रत्येक रिलेशन के साथ, चाहे उस कम्युनिकेशन में पेरेंट, टीचर, दोस्त, भाई बहन, बच्चे, बॉस, सबॉर्डिनेट, कलीग, पति पत्नी, पड़ोसी, कोई भी हो। यह थियरी उनके साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। जब भी हम अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं तो हमारी फीलिंग अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रभावित होती रहती है। किसी व्यक्ति के साथ रहकर तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है, अपलिफ्टेड फील होता है अपने को। वहीं पर कोई लोग हमारी ऊर्जा को ही ड्रेन कर देते हैं, हमें निगेटिव फील होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। हमें लगता है कि उन लोगों को हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना गलत व्यवहार करने वाले लोग हैं वो लोग।
बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उनको ना कैसे कहें, ना चाहते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। डॉक्टर एरिक बर्न साहब कहते हैं कि हमारे जो भी एक्शन हैं वह दूसरे लोगों के व्यवहार पर उतना निर्भर नहीं करते जितना कि हमारी खुद की स्टेट ऑफ माइंड पर निर्भर होता है। और ये सारे जो इंटरेक्शन या मेल मिलाप होते हैं लोगों के साथ, जो कम्युनिकेशन होते हैं, उनके साथ संबंध रखते हैं, उसको ही ट्रांजैक्शन का नाम दिया गया। उनका कहना है कि हमारे 3 ईगो स्टेट होते हैं जिसमें हम अलग अलग समय पर अलग अलग ईगो स्टेट पर होते हैं और फिर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। ये तीनों के ईगो स्टेट हैं, पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट और चाइल्ड ईगो स्टेट। मनुष्यों की आपस में बातचीत के दौरान ईगो स्टेट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एक इंसान किस समय कौन से ईगो स्टेट में है यही बताता है उसके स्वभाव को। बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत सारी चीज़ें हम जिंदगी में सीखते हैं, फीलिंग को महसूस करते हैं, कई सारे अनुभव होते हैं हमारे लाइफ में, यही सब इकट्ठे होते हैं और हमारी एक ईगो स्टेट बना देते हैं। एक अकेला जब दूसरे से बातचीत करता है, मतलब घुलता मिलता है, तो वह क्या तरीका अपनाता है, इसके पीछे हाथ है इसी मनोवैज्ञानिक स्थिति का, यानी उसकी दिमागी स्थिति का। समय के साथ हम कई सारी बातें अनुभव में लेते हैं, यही एहसास बनाते हैं हमारे स्वभाव को। ईगो स्टेट एक व्यक्ति के सोचने का तरीका, उसके फील करने का तरीका और उसके व्यवहार करने का तरीका, इन सब को रूल करती है। 3 तरह के ईगो स्टेट होते हैं मानव में, जैसा हमने चर्चा किया। एक इंसान के अंदर हो सकता है एक ही ईगो स्टेट हो, या वह समय के साथ बदल भी सकता है। शॉर्ट में इसको कहते हैं PAC, जैसा कि हमने बताया। P का मतलब हुआ पेरेंट, A का मतलब एडल्ट और C का मतलब चाइल्ड। अब हम इन 3 ईगो स्टेट को जरा डिस्कस करते हैं। इस ईगो स्टेट के साथ यह बात सामने आई कि इसका उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं होता। यदि आप सोच रहे हैं कि एक बच्चा है जिसमें बचकाना हरकत होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक 50 साल के वयस्क में भी बचकानी हरकतें देखने को मिलती हैं। इसका यह मतलब है कि यह जो ईगो स्टेट है यह मनोवैज्ञानिक उम्र से संबंधित है, शारीरिक उम्र से नहीं। एक इंसान किसी भी उम्र में कोई भी ईगो स्टेट के अंदर आ सकता है, या उसके अंदर कई सारी ईगो स्टेट कम या ज़्यादा मात्रा में पाई जा सकती हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पेरेंट ईगो स्टेट की। ये पेरेंट ईगो स्टेट क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल बच्चा होता है तो उसके माँ बाप उसको कई सारी वैल्यू सिखाते हैं, उसमें अपने माता पिता की एटीट्यूड समा जाते हैं और स्वभाव भी वह बच्चा काफ़ी नोटिस करता रहता है। माता पिता के उसके पिता का कैसा व्यवहार कर रहे हैं, यही तीनों चीज़ें मिल करके पर्सनालिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। क्या क्या? नंबर 1 वैल्यूज़, नंबर 2 एटीट्यूड और नंबर 3 बिहेवियर। यहाँ पर समझने की बात यह जरूरी है कि सिर्फ माता पिता का ही नहीं जिनसे इंसान सीखता है, इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में सिखाने वाले, जैसे बड़े भाई बहन, स्कूल में अध्यापक, रिश्तेदार, कई बार दोस्त भी बहुत सारा बड़ा रोल अदा कर जाते हैं। बच्चा इन सब के एटीट्यूड, बिहेवियर और वैल्यूज़ को नोटिस करता रहता है और उसके दिमाग में ये सारी बातें रिकॉर्ड होती जाती हैं। यही बातें मिलकर अब उसकी पर्सनालिटी को एक शेप देती हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जो लोग पेरेंट ईगो के होंगे उनके अंदर क्या क्या गुण समाये होंगे, यानी उनकी आदतें कैसी होंगी। ये लोग काफ़ी जजमेंटल होंगे, हर चीज़ को सही गलत के नज़रिए से अपने दिमाग में रखेंगे, ये रूल्स बनाएंगे और दूसरों को भी बोलेंगे इसी रूल्स को मानिए। बार बार सिद्धांतों की बातें करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे और अपने साथ जुड़े लोगों से ओपिनियन इनकी बहुत स्ट्रांग होगी।
किसी के कहने पर अपनी बात वापस नहीं लेने वाले, अपनी ओपिनियंस दूसरों को मानने को बोलेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंडिसिप्लिन होंगे, नेगलेक्ट होना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा, सिंसियर होंगे, जो बात बोलेंगे उसे करके भी दिखाएंगे, वैल्यूज इनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती रहती है, यानी कि सही गलत के ऊपर चलेंगे और जो होता आया है उसी पर ज़्यादा चलेंगे। आइए एक उदाहरण के साथ हम पैरेंट ईगो स्टेट को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप एक मिस्टर महेश हैं जो कि एक अकाउंटिंग फर्म में मैनेजर हैं। अब मैं इनकी कुछ आदतें बताता हूँ। उन्हें लोगों के पास जाकर बातचीत करना अच्छा लगता है, हर एक एम्प्लॉय को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और जो उनकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हुए उन्हीं को फॉलो करते हैं। अगर कोई अच्छा अनुभव हुआ तो वैसा ही चलाते हैं, लेकिन अगर कुछ करने से ज़िंदगी में बुरा हो गया हो तो दोबारा वह काम कभी नहीं करते। अब वो क्या करते हैं? लोगों के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एडवाइस, सलाह भी देते हैं साथ वालों को। अगर गलती हो जाए तो नाराज़गी भी दिखाते हैं। अगर गलत काम कर दिया किसी एम्प्लॉय ने तो कभी प्यार से चेतावनी भी दे डालते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? मिस्टर महेश बिलोंग करते हैं पैरेंट ईगो स्टेट में, यानी सलाह देते हैं और चाहते हैं कि लोग उनकी सलाह माने। हमारे भीतर पैरेंट ईगो स्टेट उसी प्रकार होता है जिस तरह से हमारी खुद की पेरेंटिंग हुई रहती है। जैसा कि हमारे पेरेंट हमारे साथ व्यवहार किया करते थे, जब हम पैरेंट ईगो की स्थिति में होते हैं तो हम भी लोगों के साथ उसी तरह व्यवहार करते हैं। यह टॉट बिहेवियर है जो हमने सीखा है अपने पेरेंट से अपने बचपन में। अब पेरेंट भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है क्रिटिकल पेरेंट और दूसरा है नर्चरिंग पेरेंट। पहले हम नर्चरिंग पेरेंट को जानते हैं। नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट वाले लोग सिंपैथेटिक होते हैं, लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं समय आने पर लोगों को। दूसरा है क्रिटिकल पेरेंट ईगो। क्रिटिकल पेरेंट्स ईगो वाले लोग जो होंगे उनकी आदत होगी वो बार बार अपनी बात मनवाएंगे। क्रिटिकल होंगे यानी दूसरों में गलतियां निकालते हैं और कहते हैं ऐसे नहीं करते यह काम इसी तरीके से होना चाहिए जैसे मैं कह रहा हूँ। शुड यानी कि ऐसे ही बोलेंगे, दिस शुड बी लाइक दिस, यह उनकी आदत होती है। अब दूसरा आता है एडल्ट ईगो स्टेट। जो इंडिविजुअल बड़े होने पर काफ़ी रेशनल हो जाते हैं। रेशनल का मतलब हुआ सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, कभी भी दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। एडल्ट ईगो वाले बिना बात पे ढेर सारा गुस्सा नहीं दिखाते। साथ के साथ उनके अंदर यह भी देखा गया है कि ऐसे लोग किसी के बारे में धारणा पहले से नहीं बनाते, बिना सोचे समझे बात करते हैं, बात करने के बाद नतीजा निकालते हैं, फिर ही कोई धारणा बनाते हैं। मतलब यह हुआ कि एक आदर्श सेल। बहुत बढ़िया ईगो स्टेट। क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी इन लोगों की? सबसे पहले स्पॉन्टेनियस होंगे, मौके की नजाकत को समझेंगे और उसी के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। जागरूक होंगे, चीज़ों के बारे में जानकारी पूरी होती है। आज के समय में जिएंगे रियलिटी में, पुराने समय को साथ लेकर नहीं चलेंगे। अगर पेरेंट्स में भी कुछ ऐसा सिखाया है इनको जो समय के साथ बदल गया है तो ये भी खुद को बदल लेते हैं। दूसरों की तरफ इंटीमेसी भी दिखाते हैं, प्यार से बातें भी करते हैं, किसी के लिए कोई एजम्पशंस या धारणा नहीं बनाते। बिना बातचीत किए हुए पूरी जानकारी हासिल करेंगे, लोगों से सूचनाओं के आधार पर ही कोई निर्णय लेंगे। इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण हम डिस्कस करते हैं। मिस्टर गणेश एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, टीम के लीडर हैं वो। उनकी आदत है कि वे सूचनाओं को पूरा एकत्र करते हैं जिसकी उनको ज़रूरत होती है। उन सूचनाओं को पूरी तरह से विश्लेषण करते हैं और अल्टरनेटिव भी ढूंढते हैं। अगर एक काम अड़ गया है तो कैसे हल किया जा सकता है उसके अलग अलग तरीके भी ढूंढ लेते हैं। अब चॉइस लेने से पहले बड़ा ही लॉजिकल सोचते हैं। देखिए अपनी टीम के साथ क्या कह रहे हैं।
कहते हैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट हमें जरा देना तो भाई। अगर किसी को अपना टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मुझे उसका कारण भी बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा ताकि हम टारगेट को पूरा कर पाएं। इस उदाहरण से हम यह समझ में आता है कि मिस्टर गणेश का जो बात करने का तरीका है वह लॉजिकल है, सोच समझ कर बात करते हैं। फिजिकल साइंस है यह कि काफ़ी थॉटफुल है, फैक्ट्स को समझते हैं। फिर मिस्टर गणेश जो हैं वह हर व्यक्ति के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, यानी सोचते हैं, समस्या को भी डिस्कस करते हैं, फिर उसका हल निकालते हैं। यहाँ पर मिस्टर गणेश बिलोंग करते हैं एडल्ट ईगो स्टेट को, यानी कि लॉजिकल इंसान है वो। अब आता है तीसरा, चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो वाले लोग इमेच्योर होते हैं, यानी बचपना होता है उनमें, वह अपनी ही दुनिया में जीते रहते हैं। जो फीलिंग्स एक्सपीरियंस उन्होंने ज़िंदगी में किए उसी में फंसे रह जाते हैं। क्या करेक्टरिस्टिक होगी ऐसे लोगों की? साइलेंट कंप्लायंस, कोई काम बोला तो चुपचाप कर देंगे। अटेंशन चाहेंगे कि हमें कोई इग्नोर न करे। कभी कभी देखा गया है कि बातों में छुप छुप के हंसते हैं, साथ ही साथ टर्म नखड़े भी दिखाते हैं कि हमारे नखरों को मान लो, नहीं तो गुस्सा हो जाते हैं लोग। यह चाइल्ड ईगो भी 3 तरह की होती है। पहला होता है नेचुरल चाइल्ड, यानी जैसे आम बच्चे अपने घर पर देखते हैं आप, प्यार चाहते हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, बोलते समय सही गलत नहीं सोचते, खेलना बहुत पसंद होता है नेचुरल चाइल्ड लोगों को। अगर कोई बात गलत सिखाए भी तो वह भी उनको सही लगती है। दूसरा होता है लिटिल प्रोफेसर, क्या बात है, यानी क्रिएटिव हैं, उनके मन में हर बात जानने की इच्छा है, ढेर सारे प्रश्न पूछते रहते हैं। और तीसरा होता है एडॉप्टेड चाइल्ड, मतलब माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे, जो उनको सिखाया गया है और कभी जो बात उनको अच्छी नहीं लगती उसको भी कह देते हैं, ओके मम्मा, ओके पापा, ठीक है, चीज़ों के अनुसार बातें मान जाते हैं। तो हमें यहाँ पर यह समझ आया कि यह जो हमारा PAC यानी पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड सब सिस्टम है, एक स्ट्रक्चरल मॉडल है। अब एक बात आपको ध्यान से सीखनी पड़ेगी कि जो एडल्ट ईगो है उसे बीच में रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? इसका कारण है कि एडल्ट ईगो वाले लोगों को तालमेल बिठाना आता है, वह पेरेंट और चाइल्ड दोनों ईगो वालों को संभाल लेते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक सुपरवाइजर और एक जूनियर को लेते हैं। सुपरवाइजर बहुत नाराज है अपने जूनियर से और कहता है कि तुम किसी काम के हो नहीं यार, देखो फिर से गलत कर दिया तुमने सारा काम। जूनियर सोचता है कि हाँ भाई, बात तो ठीक ही है, मैं यूं ही निकम्मा, कोई भी काम मेरे से नहीं होता। सामान्यतः यह देखा गया है कि लोग अपने हथियार डाल देते हैं। अगर बार बार कोई गलत कहते हैं तो यह बात मान जाते हैं कि मैं गलत ही हूँ, मुझे गलत ही आता है। अब जैसे कि बीच में एडल्ट ईगो वाले लोग होते हैं, वह अपना रोल प्ले करने के लिए आ जाते हैं और इस रोल में होता है एक मैनेजर जो कि एडल्ट ईगो में है। वह बीच में दखलंदाजी करता है और सुपरवाइजर को यह बात समझाता है कि यह तरीका बात करने का ठीक नहीं है। जूनियर को बोलेगा, अरे भाई तुम कोई और रास्ता क्यों नहीं सीख लेते हो, तुमसे गलती ना हो और काम को सीख जाओ नए नए तरीकों से। या वह सुपरवाइजर से बैठकर बात कर सकता है कि आप एक क्रिटिकल पेरेंट न बने, आप एक नर्चरिंग पेरेंट बने, प्यार से बात करें, जूनियर को समझाएं, वह काम सीख जाएगा। इस तरह से बेस्ट है एडल्ट ईगो स्टेट। अब बात आती है ट्रांजैक्शन की। तो ये बातचीत या लेन देन या ट्रांजैक्शन जो लोगों के बीच में होता है, यह एक बुनियादी यूनिट है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन। और यह ट्रांजैक्शन 3 तरीके का होता है। एक होता है कम्प्लीमेंट्री, दूसरा होता है क्रॉस ट्रांजैक्शन और तीसरा होता है अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। हम पहले कम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। कम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जिसमें स्टिमुलस और रिस्पांस यानी सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के समांतर होते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है इनपुट, जो भी एक इंडिविजुअल को बाहर के वातावरण से एक इंफॉर्मेशन कुछ भी बाहर से मिलता है उसको बोलते हैं स्टिमुलस।
यह ट्रांजैक्शन को ओपन करता है, स्टार्ट करता है। जब स्टिमुलस कोई बात करता है तो इंडिविजुअल उसका रिस्पांस देता है। रिस्पांस देने वाले को बोला जाता है रिसीवर। ये एक दूसरे के समानांतर, जिसका मतलब होता है अनुकूल, सपोर्टिव। जब एक व्यक्ति दूसरे को कुछ कहता है और जवाब बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि वह चाह रहा था, यानी दोनों बातें एक दूसरे से मैच कर गई होती हैं, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। यह कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन भी 9 प्रकार के होते हैं मित्रों। पहला है एडल्ट टू चाइल्ड ट्रांजैक्शन, दूसरा है एडल्ट टू पेरेंट ट्रांजैक्शन, तीसरा है एडल्ट टू चाइल्ड ट्रांजैक्शन। क्या क्या? एडल्ट टू एडल्ट, एडल्ट टू पेरेंट, एडल्ट टू चाइल्ड। फिर चौथा है पेरेंट टू पेरेंट ट्रांजैक्शन, पांचवा है पेरेंट टू एडल्ट ट्रांजैक्शन और छठा है पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांजैक्शन। सातवां है चाइल्ड टू पेरेंट ट्रांजैक्शन, आठवां है चाइल्ड टू एडल्ट ट्रांजैक्शन और नौवां है चाइल्ड टू चाइल्ड ट्रांजैक्शन। अब एक एक ट्रांजैक्शन के विषय में हम जरा समझने के प्रयास करते हैं। पहला एडल्ट टू एडल्ट, 2 वयस्कों के बीच में कैसे बात होती है। इस ट्रांजैक्शन में जो स्टिमुलस दे रहा है वह भी एक एडल्ट की तरह सोचता है और ये चाहता है कि जिसको हमने स्टिमुलस दिया, मतलब जो रिसीवर है, वह रिस्पांस एक एडल्ट की तरह ही करेगा। दोनों लोग लॉजिक के ऊपर चलेंगे, बात को समझेंगे, कोई भी धारणा बिना सोचे समझे नहीं बनाएंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से सोचें तो यह सबसे बेस्ट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर किसी का भी इमोशनल एंगर नहीं आ रहा, दोनों ही लॉजिकली सोच रहे हैं और समस्या का हल बहुत अच्छे से ढूंढ लेते हैं। अब दूसरा आता है एडल्ट टू पेरेंट ट्रांजैक्शन। आ गया मित्रों, इसी ट्रांजैक्शन में उत्तर छिपा है बेटे और बाप के बीच के बंद होने का रास्ता, सास के बीच और बहू के बीच खटास होने का रास्ता। जरा ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। इस ट्रांजैक्शन में जो मैनेजर होगा वह एडल्ट ईगो स्टेट में होगा, जो सबऑर्डिनेट होगा वह पेरेंट ईगो स्टेट में होगा। यानी बाप बूढ़ा हो गया है, बेटा अब जवान हो गया है। इसका यह मतलब हुआ कि किसी कंपनी में कोई नया मैनेजर आएगा, यह ट्रांजैक्शन उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट जो कि ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं वह पेरेंट की तरह व्यवहार करेंगे। सारी गाइडलाइंस, नियम आज उनको अच्छे से समझ में आ जाएगी और समझते रहेंगे। पर यह ट्रांजैक्शन बहुत थोड़े समय के लिए इफेक्टिव होता है। जब मैनेजर सब कुछ सीख जाएगा, तब उसे यह अच्छा नहीं लगेगा कि उसका सबऑर्डिनेट उसको कुछ सिखाए या उसको डायरेक्शन दे। समझ रहे हैं ना? अब आपको उदाहरण के तरीके समझ आते हैं। यहाँ पर मैनेजर कह रहा है कि हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर लेनी चाहिए, यही आज के समय की मांग है। पर जो सबऑर्डिनेट है वह कहता है नहीं सर, आपके तरीके गलत हैं। हम 10 साल से अकाउंटिंग हाथों से करते आ रहे हैं, कभी भी कंप्यूटर का यूज नहीं किया, आज तक कोई गलती नहीं हुई हम लोगों से। इस जगह जो एम्प्लॉई है वह पेरेंट की तरह व्यवहार कर रहा है और मैनेजर को कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट करना चाह रहा है मैनेजर को। अगर मैनेजर डोमिनेट नहीं होगा तो धीरे धीरे एम्प्लॉई जो है वह अपने मैनेजर को डिसलाइक करने लगेगा। यहाँ पर क्या हुआ, मैनेजर एडल्ट की तरह व्यवहार करना चाह रहा था, लेकिन जो एम्प्लॉई है उसके पेरेंट की तरह रिस्पांस दे रहे हैं। है तो कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन थोड़े समय के लिए ही चलेगी, उसके बाद समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे भारतवर्ष में जब बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, तो फिर उसकी पत्नी अपनी सास से एडल्ट ईगो स्टेट में बात करेगी, सास जो है वह पेरेंट ईगो स्टेट से रिस्पांस देगी। इस घर में पीढ़ियों से ऐसा ही होता आया है बहू रानी, और आगे भी ऐसा ही होगा, ध्यान रखना। तो कॉन्फ्लिक्ट या तकरार बढ़ेगी ही। पिता पुत्र के साथ भी वही समस्या। आज के 50 साल पहले भारतवर्ष में यह समस्या नहीं थी। संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हुए भी लोग दूसरों की भावनाओं के साथ रिस्पांस देते थे। हाँ,
पश्चिमी देशों में इस समस्या का जन्म पहले हो चुका था, तो समस्या वहां पहले ही आ गई। अब तीसरा आता है एडल्ट टू चाइल्ड कंप्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। यहाँ पर मैनेजर हुए एडल्ट ईगो स्टेट और सबऑर्डिनेट हुए चाइल्ड ईगो स्टेट। यह ट्रांजैक्शन तभी सफल या प्रभावशाली होगा जब मैनेजर इस बात का जानकार हो कि मेरे सबऑर्डिनेट चाइल्ड ईगो में हैं। तब जैसे हम बच्चे को संभालते हैं ना, उसी तरीके से मैनेजर को संभालना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट को। अब उदाहरण से डिस्कस करते हैं पूरी बात। यहाँ पर मैनेजर कह रहा है बाजार में तेजी से बदल रही है, यानी कि सारी रिपोर्टिंग पड़ी है और रिपोर्ट्स यही कहती है कि हमें नई स्कीम बनानी पड़ेगी कस्टमर को आकर्षित करने के लिए। पर आगे से जो जूनियर है वह लॉजिक नहीं समझ पा रहा है। वह कहता है सर अभी वाली इतनी अच्छी तो चल रही है, बिजनेस भी चल रही है, तो नई स्कीम लाने की क्या आवश्यकता है हमें। यहाँ पर मैनेजर जो है वह स्टिमुलस दे रहा है एडल्ट की तरह, पर जो सबऑर्डिनेट है उस रिस्पांस दे रहा है एक बच्चे की तरह। अब पुराने लेक्चर को याद कीजिए, चाइल्ड ईगो की तरह कैसे थी, उसी को याद करते हुए समझ में आ जाना चाहिए कि सबऑर्डिनेट है वह लिटिल प्रोफेसर चाइल्ड ईगो में है, क्यूरियस है, ढेर सारे प्रश्न पूछ रहा है, लॉजिक नहीं समझता, पूछता ही जा रहा है। हो सकता है कि क्रिएटिव हो जाए, पर लॉजिक को समझना अभी उसके बस की बात नहीं है। इस तरह ट्रांजैक्शन में कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। जब मैनेजर यह चाहे कि मेरा जूनियर भी एडल्ट की तरह व्यवहार करे, पर वैसा तो कर हो नहीं पा रहा है। इस तरह से मैनेजर जल्द ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, उसे जल्द ही गुस्सा आने लगेगा अपने सबऑर्डिनेट पर। इस तरीके से ढेर सारी समस्याएं ऑर्गेनाइजेशन में पैदा होने लग जाएंगी। चौथा आता है पेरेंट टू पेरेंट कंप्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। यहाँ पर मैनेजर और सबऑर्डिनेट दोनों ही पेरेंट ईगो स्टेट से बिलोंग करते हैं। इस तरह की ट्रांजैक्शन तभी सफल होगी जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और मिलजुल के काम करेंगे। स्टिमुलस भी पेरेंट ईगो स्टेट से जा रहा है और रिस्पांस भी पेरेंट ईगो स्टेट से आ रहा है, तो कंप्लीमेंट्री तो हो गई, पर ढेर सारी प्रॉब्लम आएंगी। दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। कैसा, हमारे यहाँ देहात में कहते हैं बूढ़ी नाउन ठकुरैनी नहीं अढ़वई। दोनों ही अपनी ईगो को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, कभी कभी आइडियाज को मनवाने में दोनों में अनबन होती रहेगी। पांचवा है पेरेंट टू एडल्ट कंप्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। यहाँ पर मैनेजर है पेरेंट ईगो में और सबऑर्डिनेट है एडल्ट ईगो में, लॉजिक के ऊपर चलता है। इस तरह की ट्रांजैक्शन ज़्यादा देर तक भी सफल नहीं हो पाती। यहाँ पर स्टिमुलस पेरेंट ईगो स्टेट से आ रहा है और रिस्पांस एडल्ट ईगो स्टेट से मिल रहा है। यहाँ भी वही समस्या है, बाप बेटे में ज़्यादा या सास बहू में ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती, या कहिए ज़्यादा नहीं पटती। रिस्पांस देते समय सबऑर्डिनेट इमोशंस नहीं चाहता, वह यानी पिता लॉजिक के ऊपर जवाब देता है, जिस कारण से ढेर सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो क्या होगी प्रॉब्लम, मैनेजर बेटे को गुस्सा आ जाएगा, मेरी तो ये बात ही नहीं मानना चाहते, क्योंकि मैनेजर चाहता है ओबीडियंट और सबऑर्डिनेट। मैनेजर भाई पिता जो है वह अच्छी तरह नहीं लग रहा है, क्योंकि वह चाह रहा है कि लॉजिक पर बातें करें। मेरे ऊपर धौंस क्यों जमाते हैं भाई। छठा है पेरेंट टू चाइल्ड कंप्लीमेंट्री। यहां पर बात आ गई फिर पिता और छोटे बच्चे की, या फिर दादा और पोते की, खूब निभेगी दोनों में। यहां पर मैनेजर पेरेंट ईगो में और सबऑर्डिनेट चाइल्ड ईगो में है। बहुत अच्छी सिचुएशन है। मैनेजर माँ बाप की तरह व्यवहार करता है और सबऑर्डिनेट बच्चों की तरह। खूब तालमेल बैठेगा और बात चलती जाएगी बढ़िया से। मैनेजर खुश रहता है क्योंकि वह जो डिक्टेट करता है, मतलब नियम बनाता है, जूनियर उसे मान लेते हैं। और एम्प्लॉई की भी ख्वाहिश है कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जाती, सारा काम मैनेजर खुद ही संभाल लेता है। इस ट्रांजैक्शन में मैनेजर स्टिमुलस दे रहा है पेरेंट की तरह, आगे से जो एम्प्लॉई है वह चाइल्ड की तरह रिस्पांस दे रहा है। दोनों रिस्पांस हो गए पैरेलल।
इस ट्रांजैक्शन में तभी समस्या आएगी जब मैनेजर के मन में यह बात आएगी, अरे यह बच्चा बड़ा हो ही नहीं रहा है, या तो मुझे इरिटेट कर रहा है, और धीरे धीरे एम्प्लॉई को भी लगने लगेगा हर समय मेरे ऊपर नियम पे नियम ही थोपे जा रहे हैं, मैं अपनी क्रिएटिविटी कब दिखाऊंगा, कब बढ़ेगी मेरी पर्सनालिटी, कब शाइन करेगी। सातवां है चाइल्ड टू पेरेंट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। यहां पर मैनेजर चाइल्ड ईगो में, लेकिन जो सबऑर्डिनेट है वह पेरेंट ईगो में है। इस ट्रांजैक्शन में तभी अच्छा चलेगा जब एम्प्लॉई जो हैं वह बहुत ही शानदार काम करें, परंतु संस्थान के लिए यह अच्छा नहीं है क्योंकि नियम जो हैं वह पलट गए हैं और कभी ऐसा मैनेजर अच्छा काम नहीं करके दिखा सकता। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैनेजर यह सोच रहा है, अरे बाप रे मेरे सबऑर्डिनेट कितने स्मार्ट हैं, ये मेरे लिए थ्रेट न बन जाए, अगर ये इतना अच्छा काम करेंगे तो इनका महत्व तो बढ़ता जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा, कहीं मेरा डिमोशन ही ना हो जाए। इस केस में जूनियर मैनेजर को डोमिनेट करेंगे और अपनी बातें मनवाने के लिए। अब आप खुद ही सोचिए कि इस तरह की कंपनी में तरक्की होने का कोई स्कोप नहीं होगा। इस केस में स्टिमुलस आ रहा है चाइल्ड की तरफ से और जो रिस्पांस आ रहा है वह पेरेंट ईगो से आ रहा है। आठवां है चाइल्ड टू एडल्ट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। मैनेजर है चाइल्ड ईगो में और सबऑर्डिनेट है एडल्ट ईगो में। इस तरह की ट्रांजैक्शन में जो सबऑर्डिनेट होंगे वह बहुत ही रेशनल होंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा वह इरिटेट होंगे और कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे। जैसे कि हमने चाइल्ड ईगो में पढ़ा था कि जो लोग चाइल्ड ईगो में बिलोंग करते हैं वे अचानक से डिसीजंस बना लेते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, इमोशन में घिरे रहते हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, यहाँ पर मैनेजर कह रहा है नहीं नहीं मुझे लगता है कि आइडिया अच्छा है, और जो जूनियर है वह बार बार कह रहा है सर अरे ओरिजिन तो होने दीजिए, आइडिया को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, आइडिया तो बहुत अच्छा है। इस तरह से सबऑर्डिनेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और समय आने पर कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ स्टिमुलस जा रहा है चाइल्ड की तरफ से और रिस्पांस मिल रहा है एडल्ट ईगो स्टेट से। और नौवां है चाइल्ड टू चाइल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में दोनों ही मैनेजर और सबऑर्डिनेट दोनों ही चाइल्ड ईगो में बिलोंग कर रहे हैं। स्टिमुलस भी चाइल्ड ईगो से है और रिस्पांस भी चाइल्ड ईगो से आ रहा है। ऐसी ट्रांजैक्शन में जुड़े हुए लोग हमेशा ही अपनी डिजायर्स और इमोशन के बल पर ही काम करते हैं, लॉजिक का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं होता। इस तरह का ट्रांजैक्शन कंपनी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, कंपनी अच्छी नहीं चल पाती। ट्रांजैक्शन मित्रों एक बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट का मतलब बुनियादी। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो ट्रांजैक्शन होता है। दो लोगों की आपसी ट्रांजैक्शन बातचीत को तीन तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा क्रॉस ट्रांजैक्शन, दूसरा अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। हमने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन की बात करी, समझी। अब आते हैं क्रॉस ट्रांजैक्शन पर। क्रॉस ट्रांजैक्शन को नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। इसे क्रॉस क्यों कहते हैं? उसका कारण है कि इंफॉर्मेशन देने वाला मतलब सेंडर, इंफॉर्मेशन पाने वाला मतलब रिसीवर, ये दोनों उसी तरीके से बातचीत नहीं करते जो इनके मन की इच्छा है। मतलब ट्रांजैक्शन समानांतर यानी पैरेलल नहीं होता। अब इसे नॉन पैरेलल क्यों बोला गया है, इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है कि एक मैनेजर और उसके जूनियर में आपस में बातचीत चल रही है। मैनेजर कह रहा है प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि जो रिपोर्ट आपने बनाई उसमें इतनी सारी गलतियां क्यों हैं। और आगे जो जूनियर है वह कह रहा है सर आप हमेशा ही गलतियां निकालते रहते हैं मेरे कामों में। अब इस मॉडल को PAC मॉडल के साथ रिलेट कीजिए। इसमें जो मैनेजर है वह सेंडर है, मतलब वह स्टिमुलेट देगा, वह एक एडल्ट की तरह बात कर रहा है, लॉजिक ढूंढ रहा है कि बताइए गलती क्यों हुई भैया। आगे जैसे जूनियर है वह लॉजिक नहीं दे पा रहा है, उसका रिस्पांस एक चाइल्ड जैसा है, जैसे कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मेरी गलतियां क्यों निकाल रहे हो। यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पांस एक दूसरे को काट रहे हैं, इसी कारण इसे क्रॉस ट्रांजैक्शन बोला जाता है।
कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि वहां पे क्रॉस ट्रांजैक्शन हो। क्रॉस ट्रांजैक्शन ढेर सारी समस्याएं अपने साथ लेके आती हैं, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाती है, लोग एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों में। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद। लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, चिढ़ जाते हैं लोग एक दूसरे से। पर एक डिफेंसिबल कॉन्सेप्ट है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है, आने वाले समय में टारगेट्स भी नहीं पूरे हो पाते। तीसरी प्रकार का ट्रांजैक्शन है अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन मित्रों काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होते हैं, इन्हें समझना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाला जो पर्सन है वह डुअल यानी दो तरीके से मैसेज देता है। मतलब एक होगा ओपन मैसेज जो कि खुला होगा, सामने वाले को साफ साफ बोला जाएगा, और दूसरा सीक्रेट मैसेज होता है, हिडन होता है, इसे बोला जाएगा कवर्ड। जब एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर कई सारी ईगो स्टेट इन्वॉल्व हो जाती हैं और कम्युनिकेशन का भी डबल मीनिंग होने लगता है, बात एक ही होगी लेकिन उसमें से जवाब कई सारी समझी और बोली जाने लगेगी। उदाहरण के लिए एक सीनियर और एक जूनियर के बारे में देखिए। सीनियर कहता है कि यह प्रोजेक्ट बड़ा टेक्निकल है, इसे संभालने के लिए तो एक्सपर्ट पर्सन चाहिए। आगे से जूनियर कहता है कि सर एक बार मुझे देख तो लेने दीजिए, यह प्रोजेक्ट है क्या। जैसे कि दिखाई दे रहा है कि जो मैनेजर है उसने स्टिमुलस दिया दो तरीके का। पहला एक एडल्ट की तरह स्टिमुलस दिया कि यह वाला प्रोजेक्ट जो है वह काफ़ी टेक्निकल है। आगे से जो जूनियर था उसने रिस्पांस दिया वह भी एडल्ट की तरह ही कि सर आप एक बार मुझे देख तो लेने दीजिए, देखने के बाद ही मैं बताऊंगा। यह है सोशल स्टिमुलस। अब इसमें हिडन मीनिंग भी यह है क्योंकि अल्टीरियर ट्रांजैक्शन है। यह हिडन मीनिंग क्या है? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैनेजर है, जैसे ही एक मैनेजर एक बच्चे को बोलता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये हिडन बात है। इसमें एक बहुत ही एक्सपर्ट इंसान चाहिए संभालने के लिए। साफ साफ शब्दों में यह नहीं बोला गया, मतलब इस बात को समझना पड़ेगा, उसको बोला नहीं है मैनेजर ने। और जो रिस्पांस आया है जूनियर का, जैसे एक बच्चा जिद में बोलता है कि आपको क्या लगता है कि मैं कर नहीं सकता, यह उसका रिस्पांस है। उसने एक बच्चे की तरह बोला कि मुझे देखने दीजिए, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। ट्रांजैक्शन एक ही है पर रिस्पांस और स्टिमुलस दो तरीके के हैं, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा कि अल्टीरियर ट्रांजैक्शन में जो सोशल मैसेज होता है वह क्लियर होता है, पर साफ साफ शब्दों में बोला जाता है, और जो साइकोलॉजिकल मैसेज होता है वही हिडन होता है। जिसका कारण है कि यहाँ पर मैनेजर यह नहीं चाहता कि मैं इसका दिल दुखाऊं। ऐसा अगर बोलूँगा तो इसको बुरा लग सकता है। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन को समझना, उसके मतलब को निकालना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। मित्रों, हमारा यह वीडियो ट्रांजैक्शन एनालिसिस पर आपको कैसे लगा? पसंद आया हो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मित्रों के साथ। हम इसी प्रकार के अच्छे से अच्छे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आपके पास वीडियो भेजते रहेंगे। आखिरी में चलते चलते एक लाइन बताऊंगा, जो पिता पित्र और सास बहू की बात आती है। हमारे भारतवर्ष में एक कहावत है पुरानी, ये सब तो विदेशों से आया है, भारतवर्ष में सारी व्यवस्थाएं इसकी पहले से ही कर रखी है, जो है कि बाप के लिए कहा जाता है कि जब बेटा, बाप का चप्पल बेटे के पैर में आने लगे, जूता पैर में आने लगे, तो बेटा वयस्क हो गया है। तो बेटा जब वयस्क हो गया है, यानी एडल्ट ईगो स्टेट से जब बेटा बात करने का समय आ गया है, तो बाप को चाहिए वह पेरेंट ईगो से हट जाए। सास को चाहिए कि जब उसकी बहू एडल्ट ईगो से रिस्पॉन्स कर रही है तो उसे चाहिए कि वह पेरेंट ईगो से हट जाए, वह आ जाए एडल्ट ईगो स्टेट में। यू आर राइट एंड आई एम राइट। आप भी सही बोल रहे हैं, मैं भी सही रहूं। दोनों एक दूसरे के मित्रवत व्यवहार करें, एडल्ट जैसा व्यवहार करें, चाहे वह पिता पुत्र हों, चाहे वह सास बहू हों, तभी चलेगा। अन्यथा यह ईगो स्टेट वृद्धाश्रम तक पहुंचाएगा। दुर्गति किसकी होगी? सभी की होगी।
इसी को सभी की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वृद्धाश्रम में पढ़े बूढ़े माँ ही वहीं नहीं रहेंगे। दाई के परैया माई बड़े रखी बा, पोता बड़े निगाह से देख रहा है कि मेरा बाप मेरे बेटे के, मेरा बाप में अपने बाप के साथ, मेरे दादा दादी के साथ, मेरी माँ मेरी दादी के साथ, मेरा बाप मेरे दादा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, तो वह आगे न्यूक्लियर के आगे क्या होगा इसको भगवान जाने। तो इसमें जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि वो पेरेंट ईगो में है बाप, पेरेंट ईगो में है सास, तो उसको एडल्ट ईगो में आकर के रिस्पांस देना होगा। इसी को हमारे यहाँ कहा गया है तौल मौल के बोल। पहले सुने फिर उसको समझें कि यह किस ईगो से आया है और हमें रिस्पांस किस ईगो से देना है। तो इसको जिस दिन समझ जाएंगे कि हमें इसका रिस्पांस किस ईगो से देना है, तो उचित ईगो ढूंढ करके इस चाइल्ड, पेरेंट और एडल्ट में उचित ईगो से रिस्पांस देंगे तो कहीं भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।